हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच में लिया जा रहा है। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ जो 40 नंबर वाला 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर होता है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग जो टीआरई 3.0 कैंसिल हो गया था, ठीक उसी के प्रश्न से मिलते जुलते इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज हमारा यह दूसरा सेशन है। कल मैंने आपको पहला सेशन कराया हुआ था, चूँकि बहुत लंबा सेशन हो गया था, इसीलिए बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं आज इस लास्ट मैराथन सेशन में मैं आपको कवर करवा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9th 10th के लिए भी है, और 11 12 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। अब एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, उसके लिए हम लोग ये सेशन कवर कर रहे हैं, और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम लोग इस सेशन में डिस्कस करते हैं। सभी लोग सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह की चर्चा की है। चलिए, आंसर सबको कमेंट करना है, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए, सब लोग आंसर कमेंट करिए कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह की चर्चा की है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, ये कौन सा विद्रोह है, तो फ्रेंड्स ये संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह के बारे में कल ही मैंने आपसे पूछा था, और संथाल विद्रोह से संबंधित बीपीएससी टीआरई में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए संथाल विद्रोह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। और देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। ये सन आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामने कोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र था। और विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस का भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, ये सभी कारण थे, ठीक है ना। और इस विद्रोह के मुख्य नेता सीधो और कान्हू थे। सीधो, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, सीधो को अगस्त 1855 ईस्वी में और कान्हू को फरवरी 1856 में पकड़ा गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1855 में सीधो को पकड़ा गया था और 1856 में कान्हू को, ठीक है ना। चलिए, और एक और विद्रोह पूछा जाता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कोल विद्रोह का नायक कौन था, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था। बुधो भगत ने, ठीक है ना, बुधो भगत ने किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बुधो भगत ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया था। यह प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया। कल हम लोगों का महा रिविजन सेशन होने वाला है, 2 घंटे का मैराथन सेशन होगा, जिसमें सारे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कल हम लोग कवर कर लेंगे। कल वो सेशन आएगा। और देखिए, कल ये जो हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर 2 सेशन है, कल नहीं आ पाएगा। कल संडे भी है और हमारे यहाँ वोटिंग भी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कल आपको हिस्ट्री का महा मैराथन रिविजन सेशन मैं आपको करवा दूंगा, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया था। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है ना, 1929 में, क्लियर ना। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने जो आपके 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा था उसका भी गठन किया था। और भारत में स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है ना।
आपका 1935 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। और 1936 में 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बरहिया ताल में जमींदारी उन्मूलन के लिए संघर्ष किया गया था 1936 में, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा, हो सकता है ये प्रश्न आपको पहली बार मिला हो फ्रेंड्स, बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुठिया प्रथा की शुरुआत जो है किस आंदोलन के समय में किया गया था, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मुठिया प्रथा थी इसके संबंध में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन के समय में, किस आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के समय। और देखिए मुठिया प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मुठिया प्रथा थी इसमें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, जिससे कांग्रेस को आर्थिक मदद मिलती थी, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में आयोजित हुआ था विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम, काफ़ी चर्चा में रहा था असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है ना। पूछा जाए कि किस आंदोलन के समय बिहार के भागलपुर में विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चा में रहा था, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन के समय ही आपको याद होगा फ्रेंड्स कि देखिए मजहरुल हक ने दीघा के निकट सदाकत आश्रम का निर्माण किया था इन्होंने, ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी असहयोग आंदोलन के समय 6 फरवरी 1921 को किया गया था। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। और मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को, 1921 याद रखिएगा, सदाकत आश्रम से ही मजहरुल हक ने द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया था। ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, बताइए कमेंट करके। राइट आंसर इसका क्या होगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए सब लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो पुस्तक है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, इसको लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा है, लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सेशन है उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ज़रा डेट और सन तो आपको पता ही है 1905 में, ज़रा आप डेट लिख करके बता दीजिए मुझे, कमेंट कर दीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 रोज़ा, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया 10 रोज़ा जो पत्रिका थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था, 10 रोज़ा पत्रिका। चलिए बताइए 10 रोज़ा पत्रिका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने जो है इसको स्टार्ट किया हुआ था, करेक्ट आंसर बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, मैंने हिंट्स दे दिया। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको अगर पता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है तो आप इसका आंसर दे पाइएगा। बताइए आंसर इसका क्या होगा कि 10 रोज़ा जो पत्रिका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। नक्षत्र सभा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये कौन सा जो है राज्य है जिसने जो है आपका नक्षत्र सभा नामक पहला भारत का खगोल पर्यटन अभियान लॉन्च किया है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो राज्य है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य ने ही किया है, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य ने ही किया है।
तो ये उत्तराखंड होगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न है। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यानी कि सबसे पुराना जो चर्च है ये कौन सा है। सबसे पुराना जो चर्च है ये कौन सा है, बताइए राइट आंसर। सबसे पुराना चर्च, तो फ्रेंड्स इस चर्च का नाम जो है ये है आपकी पादरी की हवेली। पादरी की हवेली जो है जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए बिहार का यह सबसे पुराना गिरजाघर है और इसका निर्माण 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में किया गया था। 1713 ईस्वी में किया गया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। प्रश्न को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए जब तक क्लियर ना हो जाए। देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर। अच्छा मैं 3 थ्योरी बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। एक महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, ठीक है ना। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। दोनों मैं बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान रखिएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है यह किसने प्रस्तुत किया था। तो ये दोनों बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। हो सकता है फिर से प्रश्न रिपीट हो जाए, बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। चलिए तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है ना। कौन सा, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। और एक मैंने बताया है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है यह विलियम मॉरिस डेविस ने, विलियम यानी कि विलियम WM फॉर मॉरिस डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस ने जो है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किया है। तो ये आप 2 याद रखिएगा। और देखिए भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। यह जो सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, यह क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है। और देखिए इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक्स प्लेट स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचलन करती है और प्लेटों की इन गतियों की परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। देखिए आपको मील में भी याद रखना है और किलोमीटर में भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मील और किलोमीटर दोनों में आंसर दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक दे करके आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आप मील भी याद रखेंगे और किलोमीटर वो भी याद रखेंगे। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, एक संधि है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये हुआ था 1982 में, ठीक है ना। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसका अनुसार क्या है कि प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है। इसका अनुसार क्या है कि प्रत्येक तटीय देश जो है एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है, जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा
और यह देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे समुद्र तल और ऊपर मृदा पर संप्रभुता का प्रयोग कर सकेगा। ठीक है ना, तो ये 12 समुद्री मील या फिर 21.9 किलोमीटर आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पठार पर जो है आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए कर्क रेखा और यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है ना, ये जो है फ्रेंड्स ये आपके किस पठार पर जो है एक दूसरे को काटती हैं, तो ये आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर जो है कर्क रेखा, बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। और ये दोनों रेखाएं जो हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट जो है उस पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से भारत के होकर के गुजरती हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये बघेलखंड पठार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। चलिए 1888 में इलाहाबाद की किस राजा ने भारतीय इलाहाबाद का राजा नहीं है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था उसी के बारे में पूछा गया है कि किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन था ये संपन्न होने में काफ़ी बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। अब देखिए 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, पहला आपको पता है 1885 में। ठीक है, चलिए 1888 में चौथा अधिवेशन था और ये इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने किया था। और ये जो जॉर्ज यूल था पहला अंग्रेज़ था, प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष था। ठीक है, पहला अंग्रेज़ व्यक्ति जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जॉर्ज यूल था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये इलाहाबाद के जो राजा थे, इलाहाबाद में जो इस आयोजन हुआ था इसको संपन्न होने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये राजा कौन थे, तो ये फ्रेंड्स दरभंगा के राजा थे। कौन थे? दरभंगा के राजा थे। चलिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है? तो यह स्टेटमेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक और नाम याद रखना है आपको, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है ना, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे ये 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। और वे वैसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और 1920 में बिहार और उड़ीसा के ये गवर्नर भी नियुक्त हुए थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होता चले। देखिए, बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? चलिए बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया भी हो सकता है कि बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे। चलिए कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सब लोग कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धर्म सभा नामक संगठन जो था इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। राधाकांत देव। ठीक है ना, इन्होंने 1830 में जो है कलकत्ता में धर्म सभा को स्थापित किया था। ठीक है, राधाकांत देव सामाजिक सुधार के उन कदमों के विरोधी थे जो हिंदू समाज के पारंपरिक नियमों और मान्यताओं पर जो आपका
प्रतिघात कर रहा था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राधाकांत देव मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन के विरुद्ध थे ये। ठीक है, और ये राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से देखिए इनको कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बताना, यानी कि स्टार्टिंग करना है और फिर आपको एंड तक जाना है, सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट 1928 है। ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928। जिन्ना का 14 सूत्री मांग जो है, जिन्ना का 14 सूत्री मांग ये आपका 1929 है। और गांधी जी का 11 सूत्री मांग जो है यह आपका 1930 होगा। ठीक है, तो अब आप इसका क्रम खुद ही ढूंढ सकते हैं, आप बताइए। ठीक है ना, चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपना 14 शर्तों का मांग 1929 में जारी किया था, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री मांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू करने के पहले अपने 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार से जो है मांगी थी, उनको सौंपी थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 1 और 3। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी घटनाओं में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब की घटना है। काकोरी कांड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका अब नाम रखा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और देखिए ये घटना है 9 अगस्त 1925 की। यहाँ मैं 9 अगस्त भी ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन, इस ट्रेन का नाम है 8 डाउन, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से सरकारी खजाना को क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। काकोरी कांड के आरोप में 4 क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और अभी मैंने बताया था इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था। आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो है कहाँ पर किया गया था, चलिए बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो है ये कहाँ पर किया गया था। आज़ाद दस्ता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ पर किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन नेपाल में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिन था 9 नवंबर 1942। ये सन और डेट याद रखना है। 9 नवंबर 1942 की दिन था, दीपावली की रात थी, ये भी आपको याद रखना है। दीपावली की रात थी। जयप्रकाश नारायण वहाँ से अपने साथियों के साथ, और उन साथियों में योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, इनका नाम याद रखिएगा, ये दीपावली की रात को हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके भागने में सफल हो गए थे। और फिर ये आपके जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, इन्होंने जो है नेपाल में छापामार युद्ध को प्रशिक्षण देने के लिए राजविलास जंगल में पहला प्रशिक्षण शिविर का गठन किया था, और इस शिविर के निदेशक नित्यानंद सिंह थे। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। और आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के संचालन का प्रभारी किसको बनाया गया था, तो राम मनोहर लोहिया जी को बनाया गया था। ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सोच समझ करके फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, स्थापना पूछा गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ये सेबी है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सेबी का। ठीक है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स ये 1988 में हुई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, और 30 जनवरी 1992 को इसे सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 30 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स मुंबई में है। ठीक है, चलिए,
अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक पूछा है। वैसे अगर टोटल पदक पूछा जाए तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, पहले कमेंट करके बताइए। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था आपके कहाँ पर? बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है ना। और बताइए भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, पहले आप ये कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत ने टोटल जो है 61 पदक जीते थे। इसमें से 22 स्वर्ण मेडल पदक था यानी कि गोल्ड मेडल था, 16 रजत था और 23 जो था ये कांस्य पदक था। 16 और 22 देखिए 38, 38 और 23 61 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। भारत जो था ना फ्रेंड्स, ये टोटल कितना पदक जीता था? 61 पदक जीता था। ठीक है। और देखिए पहले स्थान पर जो रहा था इसमें, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। ऑस्ट्रेलिया रहा था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। चलिए, अगला कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला कॉमनवेल्थ कहाँ पर होगा, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, वर्ष 2000 मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में होगा। आप यस लिखिए या नो लिखिए ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया में होगा या नहीं, बताइए। वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, बताइए। इंपॉर्टेंट है 2023 वाला नोबेल प्राइज़, आपको याद रखना, खास करके साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए नोबेल प्राइज़ जो है ये शांति के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि किसको दिया गया था, तो शांति के क्षेत्र में याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार जो है ईरान में महिला के उत्पीड़न के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने वाली एक ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। ठीक है, नोबेल का शांति प्राइज़। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को। ठीक है ना, जॉन फॉसे को। क्लियर, यहाँ पर देखिए जॉन फॉसे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एनी एरनॉक्स को दिया गया था, 2022 वाला। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णराज सागर बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सब लोग कमेंट करिए। कृष्णराज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, फटाफट इसका आंसर कमेंट करिएगा। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? चलिए, कृष्णराज सागर बांध को, तो देखिए कृष्णराज सागर बांध जो है ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। ठीक है ना। और कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इस बांध की रचना सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। और इसका नाम जो पड़ा था आपका मैसूर के तत्कालीन शासक कृष्णराज वाडियार के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पर कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया, कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों के पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए बताइए, प्रश्न को एक बार दो बार जितना मर्जी है आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है और वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाइजोजोम। ठीक है ना, लाइजोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आप चीज़ जानते हैं। और लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला अंग होता है, जितना भी अपशिष्ट है। क्लियर। चलिए और आपको पता है आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूल शिक्षा वर्धा योजना कब की है। मूल शिक्षा वर्धा योजना जो है ये कब की है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल शिक्षा वर्धा योजना जो है ये कब की है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो है ये आपकी है 1937 की,
1937 की है। 1935 ईस्वी का अधिनियम के तहत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त प्रदान किया गया था और 1937 ईस्वी में प्रांतों में लोकप्रिय मंत्री परिषद कार्य करने लगी थी और 1937 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया, जिसे मौलिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों पर जोर देना था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप रोजगार परक होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने, तो फ्रेंड्स ये स्पेन ने जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से यह खिताब जीता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कहां पर आयोजित विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चित रहा था? बताइए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कहां पर आयोजित विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चा में रहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कमेंट करिए। चलिए देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कहां पर आयोजित विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम काफ़ी चर्चित रहा था? तो फ्रेंड्स यह रहा था आपका कहां पर, तो भागलपुर में। याद रखेंगे, भागलपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन के समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बिहार से संबंधित आपको बताया हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है असहयोग आंदोलन के समय ही 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, बिहार विद्यापीठ का। अच्छा, मजहरूल हक ने 1921 में सदाकत आश्रम से, कहाँ से, सदाकत आश्रम से, सदाकत आश्रम से किसने, मौलाना मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में दीपनारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी और छपरा सारण में राहुल संकृत्यान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में भागलपुर में दीपनारायण सिंह ने, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर ने, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी ने और छपरा यानी कि सारण में राहुल संकृत्यान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था कब? तो फ्रेंड्स 1916 में हुआ था। याद रखेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और लखनऊ समझौता जो है यह लखनऊ में आयोजित हुआ था। 2 दल थे, एक ये जो संयुक्त सत्र हुआ था दोनों दल का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, इसी के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी में जो है कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में जो है एकता हो गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 1916 की लखनऊ समझौता था उस पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैती से भारतीय नागरिकों को, हैती एक जगह है, कंट्री है, वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जो है उसका नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जो है उसका नाम क्या है? करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और यही लेवल होगा इस बार करंट अफेयर्स का। तो देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसा प्रभावित हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो आपका ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा किया था। इंद्रावती राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है ऑपरेशन इंद्रावती। अच्छा, ऑपरेशन अजय यह आपका जो इजराइल में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में जो भारतीय फंसे थे
उनको निकालने के लिए चलाया गया था। तो याद रखेंगे, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो यह ऑपरेशन इंद्रावती है। अभी रिसेंटली है, इसी साल का करंट अफेयर है, 2024 का ही मार्च महीने का है शायद ये, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है 2024 में भारत का स्थान क्या है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पहले स्थान पर जो कंट्री है वो फिनलैंड है। फिनलैंड जो है, इसने लगातार 7वें वर्ष सबसे खुशहाल देश का खिताब जीता है, फिनलैंड। ठीक है ना, फिनलैंड जो है ये आपका सबसे टॉप पर है, शीर्ष पर है फिनलैंड, क्लियर। और भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा है, भारत का स्थान 126वां है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 126वां भारत का स्थान है, क्लियर, याद रखेंगे। 146 देशों में 126वें स्थान पर भारत है, क्लियर। चलिए, और चाइना का स्थान इसमें 60वां है, नेपाल 93वें स्थान पर है, चाइना 60वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है। तो हो सकता है जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ से प्रश्न बन जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 126वां स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, महिला सशक्तिकरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन पर विचार विमर्श हेतु 1929 में 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1929 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। सब लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 1929 में। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह, ये 1930 की घटना है, आपको याद होगा। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय जो है आपको याद होना चाहिए कि छपरा जेल में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, छपरा जेल में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था, और असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। और मार्च 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बिहार स्पेशल का, वो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए 1930 में, याद रखिएगा, सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदेशी लीग का गठन किया गया था, क्लियर ना, याद रखिएगा। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थी उसमें बेगूसराय में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बड़ा चर्चा में रहा था। और सबसे पहले जो है बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बेतिया में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। मैजिक लालटेन का लेक्चर था एक, मैजिक लालटेन का, यहाँ मैं लिखता हूँ मैजिक मैजिक लालटेन का लेक्चर था एक, जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। और ये इसी आंदोलन के दौरान हुआ था, 1930 इसी आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। और 1932 में 1932 में तारापुर गोलीकांड, याद रखना है, तारापुर गोलीकांड, ठीक है। 15 फरवरी 1932 की घटना है, तारापुर गोलीकांड। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में। चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन देवघर में कब किया गया था। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो प्रश्न बनेगा कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए ये गोल्डन लीग जो था, गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन कहाँ पर किया गया था। तो इसका गठन किया गया था देवघर में, ठीक है ना। देवघर में, याद रखिएगा, गोल्डन लीग का गठन किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए। और इसका गठन कब किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो बताइए इसका गठन कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1904 में जो है अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर, जो कि अब आपका झारखंड में पड़ता है ना, ठीक है ना, द गोल्डन लीग की स्थापना वहाँ पर किया गया था। तो 1904 में देवघर में, याद रखिएगा,
क्लियर, द गोल्डन लीग का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो, इस पुरस्कार का नाम जरा याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको याद रखना है। क्या नाम है कि ऑर्डर ऑफ द यहाँ पर लगा दीजिए, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, इससे सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री ऐसे पहले गैर भूटानी व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है ना, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। गैर भूटानी बन करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खैरवार आंदोलन 1874-75 का नेता था? खैरवार आंदोलन आपको याद रखना है 1874, इतना आप जरूर याद रखिएगा, 1874, 1875, 1874-75 खैरवार आंदोलन, या इस तरह से आपको खरवार आंदोलन भी मिलेगा, ठीक है ना। खरवार आंदोलन या खैरवार आंदोलन इस तरह से आपको मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो खरवार आंदोलन है इसको सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, सफाहर आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अब बता दीजिए, सफाहर आंदोलन आपने पढ़ा होगा, खरवार आंदोलन हो सकता है आपको शब्द नया मिला हो, लेकिन सफाहर आपने निश्चित रूप से पढ़ा है। बताइए इसके नेता कौन थे? तो देखिए, इसके नेता जो थे ये भागीरथ मांझी थे। भागीरथ मांझी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भागीरथ मांझी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था और इस आंदोलन का उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था, ठीक है। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफाहोर तथा उदासीन लोग बाबाजिया कहलाए थे, ठीक है ना, बाबाजिया कहलाए थे, बाबाजिया कहलाए थे, सफाहोर या बाबाजिया कहलाए थे। चले, तो ये भागीरथ मांझी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है यह किस वर्ष किया गया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है यह किस वर्ष किया गया था? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था। चलिए बताइए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुआ था? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए, आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि जो आप हमने पढ़ा, पहले लोग कहते थे ना कि जो चीज़ें हम लोग लिख कर के पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है ना। चलिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था ये किया था किसने? तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू ने, ठीक है ना। और एक और नाम है एस रामास्वामी मुदलियार, नाम याद रखिएगा। 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार ने। कब? तो 1884 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? सुंडा ट्रेंच जो है यह किस महासागर में अवस्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सब लोग बताइएगा कि सुंडा ट्रेंच जो है यह किस महासागर में अवस्थित है? सुंडा ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सुंडा ट्रेंच की बात करते हैं तो सुंडा ट्रेंच जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर है सुंडा ट्रेंच? तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है। और सुंडा ट्रेंच का विस्तार जो है मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा, यहाँ मैं लिखता हूँ इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच यह हिंद महासागर में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। अच्छा, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सब लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। सब लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आंसर कमेंट करते चलिए, ठीक है ना। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा कि सेशन को एक बार लाइक करें और इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अवसादी। अवसादी चट्टान में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित यानी कि कायांतरित। रूपांतरित या कायांतरित एक ही बात है, ठीक है ना। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर कायांतरित, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी आबादी गांवों में रहती है। यानी कि 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार आपसे पूछा गया है कि बिहार की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है। तो टोटल अगर हम बात करें बिहार की जनसंख्या के बारे में 2011 का, तो ये आपको याद रखना है बिहार की जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। ये आपको याद रखना है, 10,40,99,452। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है यह आपका 88.7% है। वहीं अगर आपसे नगरीय जनसंख्या पूछता तो 11.3% होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे, क्लियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है 2001 से लेकर के 11 तक में? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रही आपका 25.4% रही है, ठीक है ना, 25.4%, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है ये कहाँ पर होता है। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है ये कहाँ पर होता है। तो सर्वाधिक घनत्व जो होता है फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, ठीक है ना। ध्रुवों पर कितनी, यहाँ मैं लिखता हूँ ध्रुवों पर, ठीक है ना। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और फ्रेंड्स देखिएगा कि सभी वायुमंडलीय जो घटनाएं होती हैं, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि वर्षा, मेघ गर्जन, बादल, ये जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ना, आंधी तूफान, ये सब इसी मंडल में होती हैं, ठीक है ना। और इस मंडल को सम्मोहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, सम्मोहन मंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी इसको कहा जाता है, अधोमंडल भी इसको कहा जाता है, संवहन मंडल भी इसको कहा जाता है, संवहन मंडल, ठीक है ना। तो ये सब आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या है। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। हिमालय की जो श्रेणी है उनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या है? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, हिमालय की श्रेणियों में बृहत हिमालय जो है, बृहत हिमालय श्रेणी यह सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ठीक है ना। और शिवालिक श्रेणी जो है सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है। शिवालिक श्रेणी जो है यह सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, बृहत हिमालय श्रेणी जो होगा यह सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। और ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप में उत्थान जो हुआ था ये क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना अधिवेशन था उसमें उपस्थित कौन नहीं थे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सब लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना अधिवेशन था ये 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी की। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को जो है ईओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो और देखिए, पहले ये जो आपका अधिवेशन होना था ना, ये पूना में होना था। जो 1885 का पहला अधिवेशन था बम्बई में, ये पूना में हुआ था, किंतु वहाँ पर जो है शायद हैजा वगैरह फैला हुआ था, इसीलिए वहाँ पर ये नहीं हो पाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें उपस्थित सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और डफरिन ने तो आपको पता ही है क्या कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, ठीक है ना, यह कहते हुए मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यही तो शायद आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए सन 2005 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 2005 में जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। यानी कि इस अधिनियम के तहत ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संकट अनुक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का NDRF का गठन किया था। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। बिहार में कहाँ पर तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी में। बरौनी किस जिला में पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है। पहले इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब इसका आंसर कमेंट करिए कि यह जो तेल शोधक कारखाना है यह किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। आंसर कमेंट करिए सब लोग। देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये भारतीय तेल निगम की इकाई है, यह भारतीय तेल निगम की इकाई है, ठीक है ना। इतना तो आपको याद हो गया। इसकी स्थापना जो हुई थी यह आपका सोवियत संघ यानी कि रूस और रोमानिया के सहयोग से किया गया था। 1964 से यह कार्यरत है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न पढ़िएगा कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करके इसका बताइए। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा।
बताइए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, सब लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में जो है अभियोग चलाया गया था, ठीक है ना, 1917 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी 1917 में जो है चंपारण के लिए पटना पहुंचे थे 10 अप्रैल 1917 को। इसे भी आप याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जेबी कृपलानी सहित, ठीक है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जेबी कृपलानी सहित वहाँ के जो और भी बुद्धिजीवी लोग थे उनके स्वागत में आए हुए थे। और मोतिहारी जाने से पूर्व गांधी जी नीलवर संघ के सचिव जे.एम. विल्सन और तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त एल.एफ. मार्सेट से 13 अप्रैल को मिले थे, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तिनकटिया प्रथा जो थी वहाँ पर चंपारण में, उस पर जो है इन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1917 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। और गांधी जी को कानून विरोधी आचरण के लिए जो है गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा भी चलाया गया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और उस समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट था, जिसने चंपारण कृषक जांच समिति, चंपारण जो आपका एग्रेरियन कमेटी था, एडवर्ड गेट ने ही उस समिति को बनाया था, ठीक है। चलिए इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था। अलीपुर बम षड्यंत्र में इनमें से कौन शामिल था, यह आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अलीपुर बम षड्यंत्र में कौन शामिल था। चलिए बताइएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। अलीपुर बम षड्यंत्र में कौन शामिल था। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए इसका। अलीपुर बम षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो देखिए अलीपुर बम षड्यंत्र की घटना जो है ये 1908 की है, ठीक है ना, जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था 1908 में, आपको याद होगा ना। चलिए बताएंगे अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल कौन था। 1908 में हुआ था और अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गरम दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था, ठीक है ना। और ये अरविंद घोष ही थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 1908 का जो मुजफ्फरपुर बम कांड था जिसमें खुदीराम बोस और आपके एक और थे प्रफुल्ल चाकी जो उसमें शामिल थे। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस को जो है 1908 में शायद 11 अगस्त के दिन फांसी की सज़ा दी गई थी। चलिए किसने कांग्रेस से अलग होकर के पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि किसने जो है कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर सब लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कांग्रेस से ही अलग होकर के कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का जो है गठन किया था, ये किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुमुखी व्यक्तित्व के ये धनी थे मदन मोहन मालवीय, यह एक शिक्षाविद थे। ये सब आप याद भी रख सकते हैं। 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा नामक संगठन का गठन भी किया था 1915 में, ठीक है। और 1931 में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। चलिए 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कितना मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए सूची दिया गया और मिलान करना है। तो सबसे पहले मिलान करके यहाँ से राइट आंसर चुनना है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, अब आपको यहाँ स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अब बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलान करिए और करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए बताइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल ये क्या होगा बताइए। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। तो यहाँ पर देखिए फिरोज शाह मेहता हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। इस तरह बिहार से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से 3, 2, 1 और 4 हो जाएगा। यही होना चाहिए ना। 3 नहीं, 3 के बाद 1 होगा ना, फिर 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ये वाला
सही दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया भी मनी बेसेंट का ही है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी थी। चलिए बताइए प्रथम संस्था। वैसे राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको जानते ही होंगे पहले से। 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, 1828 में। लेकिन उनके द्वारा स्थापित प्रथम यहाँ पर पूछा गया है संस्था कौन सी थी। तो फ्रेंड्स ये संस्था जो थी इसका नाम है आत्मीय सभा। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था, हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। ठीक है ना। और राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा है कि आपको दिखा सकूं कि ये प्रश्न 2 बार बीपीएससी के द्वारा लगातार, यहाँ पर देखिए 2022 और 2023 में, 2023 में तो टीचर एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर कमेंट करिए फटाफट। इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, आसान प्रश्न है, आंसर कमेंट करके बताइए। और ये प्रश्न जो है ना इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए मैं रखता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में, देखिए कर्जन वायली की हत्या जो है 1909 में, 1 जुलाई 1909, ये डेट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं 1909, लेकिन आप ज़रूर याद रखिएगा, सन याद रखिएगा 1909 में 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार करके किया था कर्जन वायली की हत्या। ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर। और फिर 1909 में ही 17 अगस्त के दिन मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दिया गया था। उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारा था, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स से हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन को लाइक करिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।